हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के टीचर एंड सोसाइटी की यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हम यूनिट 4 का जो ए पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, दैट इज एंगेजिंग इन क्रिटिकल एजुकेशन। तो आज हम टीचर एंड सोसाइटी की यूनिट 4 तक पहुंच गए हैं। यूनिट 3 के सारे टॉपिक्स और यूनिट 2 और यूनिट 1 सारी कंप्लीट हो चुकी है। ये वीडियो होगी वीडियो नंबर 15। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं ये जो टॉपिक है इसके बारे में। क्रिटिकल एजुकेशन क्या है? क्रिटिकल एजुकेशन इज एन अप्रोच दैट अरेंजेस। क्रिटिकल एजुकेशन का क्या मतलब है? जैसे आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग करते हो मतलब आलोचनात्मक सोच विचार जब आप करते हो कि चीजों को सिर्फ ऐसे ही नहीं जैसे जिसने बता दिया आप वैसे ही ग्रहण कर लो, आप खुद भी अपना दिमाग लगा के उसको क्रिटिकली एनालाइज करके, मतलब उसको एनालाइज करते हो, है ना। उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हो कि वो कितना सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल सी बात करें, अगर आपके दोस्त के बारे में कोई गलत बोल रहा है आपसे, है ना, कुछ ऐसे ऐसी बात बोल रहे हैं जो जो एक तरह से आपको लगता है हो नहीं सकती, है ना। सो ऐसी बात बोल रहा है और आप उस पर बिलीव करोगे या नहीं करोगे, वो आप ये क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करती है कि आप या तो उस पर ऐसे ही बिलीव कर लोगे या फिर उससे पूछोगे, ये चीजें चेक करोगे कि क्या ये सच हो सकता है, नहीं हो सकता, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग करोगे ना। तो मतलब जो चीज आपको बताई गई है उसे आपको गहन विचार करना है, उसके ऊपर उसको एनालाइज करना है, उसको देख इवेलुएट करना है, आपको देखना है कि क्या ये सही हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो क्रिटिकल एजुकेशन भी वही है कि क्रिटिकल एजुकेशन क्या होती है, कैसी अप्रोच, जो हमारे जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स चले आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल घूंघट प्रथा, सती प्रथा, है ना। और आप बोल सकते हो जो भी ये चले आ रहे हैं, जैसे लड़कियों को बोल सकते हैं एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, लड़कियों की जल्दी शादी कर दो। तो ये सारी चीजें जो है वो चैलेंज करते हैं क्रिटिकल एजुकेशन की अप्रोच को जो फॉलो करते हैं। ओके, पावर स्ट्रक्चर को कि किसके पास पावर होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना। तो मतलब क्या है, पितरात्मक सत्ता है जहाँ पे पिता मतलब जो मेल है, मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है कि मेल की पावर है इधर, है ना। तो जो मेल बोलते हैं मतलब जो आदमी होते हैं वही उनकी बात मानी जाती है, वो जो बोलेंगे वही होगा। तो एक तरह से पावर स्ट्रक्चर किसके हाथ में, और सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज को जो चैलेंज करते हैं वो क्रिटिकल एजुकेशन बोली जाती है। ओके, देखो लिखा हुआ है हिंदी में, आलोचनात्मक शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पारंपरिक मानदंडों, शक्ति संरचनाओं और शिक्षा के प्रणालीगत असमानताओं को चुनौती देता है ना। कि जो हमने शक्ति संरचना बना रखी है, मानदंड बना रखे हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, उनको चुनौती देता है क्रिटिकल एजुकेशन। सो इट एनकरेज डायलॉग्स ऑन पावर रिलेशन। तो हमें बताता है, मतलब हम उस पर बात करें, है ना, पावर रिलेशंस के बारे में, या जो जेंडर से रिलेटेड है कि जेंडर में आप बोलते हो कि मेल ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, है ना। एथनिसिटी से रिलेटेड, है ना, और कल्चर से रिलेटेड, तो हर कल्चर के लोगों को अलग अलग दर्जा दिया गया है। तो उनके बीच में डिसेबिलिटी और क्लास ऑफ पॉवर्टी, इन सब के बारे में आज हम अपनी वीडियो में भी बात करेंगे, वाइल एड्रेसिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ डिसएडवांटेज, है ना। सो बाय फोस्टिंग क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, अगर हम क्रिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा कर दें लोगों के मन में, मतलब उनकी आलोचनात्मक चेतना अगर उनको बढ़ावा दिया जाए, तो हम अपने सोसाइटी को क्या बना सकते हैं, एक सशक्त बना सकते हैं, एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। इंडिविजुअल को एम्पावर करके एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा पिलर है, बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, ये जो लोगों की सोच है, जो एक तरह से आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल जो थिंकिंग है, उसको उसको चैलेंज कर सकती है हमारी एजुकेशन। तो एजुकेशन को ही पावर माना गया या पावरफुल टूल माना गया है, जो आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी ट्रेडिशनल थिंकिंग है, आपकी जो बायसनेस चीजें हैं, वो सबको चैलेंज करती है। ओके, हमें सिखाती है नए रूल्स के बारे में, नए रेगुलेशंस के बारे में। सो एजुकेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो एजुकेशन के जरिए कैसे होगा ये सब, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल एजुकेशन। तो क्रिटिकल एजुकेशन होती क्या है? सो क्रिटिकल एजुकेशन इज अ पैडागोजिकल अप्रोच दैट एनकरेजेस स्टूडेंट्स एंड टीचर टू। तो ये पैडागोजिकल अप्रोच है, इट मीन्स कि शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसमें जो टीचर होता है उसको भी मदद मिलती है ना, और जो स्टूडेंट होता है उसको भी मदद मिलती है, किसमें, टू क्वेश्चन पावर डायनामिक, है ना। जो हम पावर्स जो हमने दे रखे हैं कि इसके पास पावर होनी चाहिए, एक रोल तय कर रखा है ना, तो उस पे चैलेंज करें, उस पे क्वेश्चंस करें, है ना। और चैलेंज ऑपरेशन की जो हमारे ऊपर दबाव डाले जाते हैं, उत्पीड़न होते हैं, है ना, डिफरेंट एथनिक के लोगों के ऊपर, या फिर डिफरेंट कल्चर के लोगों के ऊपर, डिफरेंट क्लास के लोगों के ऊपर, या फिर जेंडर के बेस पे जो ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, उसको चैलेंज करें एंड सीक सोशल जस्टिस, और सबको क्या मिले, जस्टिस मिले, सबको
एक तरह से बोल सकते हो न्याय मिले। ओके, सो इट इज रूटेड इन क्रिटिकल पैडागोजी। तो ये जो क्रिटिकल पैडागोजी है, क्रिटिकल पैडागोजी जो हमें बताती है कि हमें क्या सोचना चाहिए, हमें सोच समझ के चीजों को करना चाहिए, मतलब उसको एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, है ना। तो ये सारी चीजें करके हमें चीजों को सोचना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं देख लेना चाहिए ना, ऐसे कुछ भी नहीं अपने मन में अवधारणा बना लेनी चाहिए। तो ये डेवलप किया था क्रिटिकल पैडागोजी किसके द्वारा, पॉल फेरेरे, है ना। पॉल फेरेरे के द्वारा ये डेवलप किया गया था ये कॉन्सेप्ट क्रिटिकल पैडागोजी का, विच आर्ग्यूज दैट एजुकेशन शुड नॉट बी अ टूल फॉर मेंटेनिंग ऑपरेशन बट अ मीन्स ऑफ लिबरेशन। कि एजुकेशन को क्या माना गया है, एजुकेशन को एक ऐसा टूल माना गया कि जो ये चीजें हो रही है ना, उनको बस उन्हीं में लगा रहे, है ना, उन्हीं में दबा रहे, कुछ अपना नया करने की ना सोचे, कुछ नए चेंजेस लाने की ना सोचे। तो एजुकेशन का मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ उसी जो आप में दबाव में हो या फिर आप उत्पीड़न है उसको बनाए रखो, नहीं। एजुकेशन का मतलब है कि आप मुक्ति का माध्यम ढूंढो, मतलब ऐसी चीजें ढूंढो जिससे आप, कोई भी आपके ऊपर दबाव आता है, प्रेशर आता है, या फिर कोई भी आपके साथ चीजें गलत हो रही हैं, उसके प्रति, उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सको, उसके खिलाफ आप कदम उठा सको। तो एजुकेशन को वो टूल माना गया। ओके, तो हम एजुकेशन के जरिए बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं अपनी सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स और रेगुलेशंस में, जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ओके, सो की प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल एजुकेशन। तो प्रिंसिपल्स क्या है क्रिटिकल एजुकेशन के, सबसे पहले क्वेश्चनिंग पावर स्ट्रक्चर। जो हमने शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत, जो प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि शक्ति संरचनाओं पर प्रश्न करना, है ना। ये बताता है कि एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट हु कंट्रोल नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग इन सोसाइटी। जैसे हमने डिसीजन मेकिंग के लिए मैन को ज्यादा पावर दे रखी है एज कम्पेयर टू वुमेन, तो उसको चैलेंज करता है, उसको कंट्रोल करता है कि किसके पास ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए या फिर किसके पास ज्यादा ज्ञान है। वो किस पे डिपेंड करेगा, एजुकेशन पे डिपेंड करेगा, ना कि इस पे कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल हो या आप फीमेल हो या फिर आप बड़े घर के आदमी हो, है ना, बहुत जैसे सीनियर हो, उस पे डिपेंड नहीं करेगा, ज्यादा डिपेंड करेगा कि किसके पास ज्यादा नॉलेज है, एजुकेशन किसके पास है ना। सो हु कंट्रोल नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग सोसाइटी की, कौन कंट्रोल करता है सोसाइटी में, तो जो सोसाइटी के लोग ही होते हैं। हम बोलते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो वो कुछ नहीं है, वो क्या है, वो सिर्फ एक तरह से सोसाइटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो हमें एक तरह से बनाए रखने पड़ते हैं ना, उन चार लोगों के, वो कुछ ना कहें इसलिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो एजुकेशन जो है वो हमें क्वेश्चन करवाती है कि हम जो ये पावर स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसको हम चैलेंज कर सके। ओके, सो उसके बाद है चैलेंजिंग ऑपरेशन। तो जो हमें उत्पीड़न होती है, उत्पीड़नता का जो हमें सामना करना पड़ता है, उसको चैलेंज कर सके। आइडेंटिफाई एंड फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन जेंडर, कि जो जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है मेल और फीमेल में, कि फीमेल को ज्यादा भाग नहीं जाने दिया था, मेल को ज्यादा भाग दिया जाने जाता है ना। और आप बोल सकते हो कि उनको एजुकेशन ज्यादा दी जाती है, मेल को और फीमेल को नहीं दी जाती। तो ये सारी चीजों को चैलेंज करना, और एथनिसिटी के रिगार्डिंग जो, है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग, है ना, कि जाति के बेस पे करते हैं ना, उसके बाद है कल्चर के बेस पे, डिसेबिलिटी के बेस पे, क्लास पे, तो इन सबको चैलेंज करना। ओके, एजुकेशन, क्रिटिकल एजुकेशन का प्रिंसिपल है। आफ्टर दैट इज एम्पावरिंग लर्नर, कि जो लर्नर है मतलब जो स्टूडेंट्स है उनको क्या करना, उनको हेल्प डेवलप एजेंसी, कि वो अपने काम खुद कर सके, मतलब खुद पे एक तरह से बने रहे, वो खुद अपना काम करे, वो अपनी वॉइस को उठाए, मतलब अपनी आवाज उठाए किसी गलत चीज पर, एंड द एबिलिटी टू एडवोकेट फॉर देमसेल्फ एंड देयर कम्युनिटीज। कि क्या करना, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाना। इसका मतलब क्या है, ये शिक्षा के छात्रों का स्वर और अधिकार प्रदान करता है जिससे वे स्वयं और अपने समुदाय के लोगों के लिए आवाज उठा सकते हैं। ओके, तो शिक्षा का ये महत्व है क्रिटिकल एजुकेशन का। आफ्टर दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी रिलेटेड टू दिस एम्पावरिंग लर्नर। अगर हम एम्पावर करेंगे लर्नर को सशक्त बनाएंगे, तो उससे जरूर हमारी जो सोसाइटी है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। हम क्या करेंगे, जो उनके सिस्टम्स चले आ रहे हैं, डिसमेंटल सिस्टम्स, जो आप बोल सकते हो जो असमानताओं को बनाए रखने वाली प्रणालियों को नष्ट करने और एक न्याय संगत समाज बनाने का प्रयास करता है। क्या क्या हमारी क्रिटिकल एजुकेशन। ओके, क्रिटिकल एजुकेशन हमें क्या करता है कि एनकरेज करता है कि ये जो चीजें बने आ रही हैं, पहले से जो स्टीरियोटाइप्स बने आ रहे हैं, रूढ़िवादी जो सोच बनी आ रही है, उसको चैलेंज करें, और जो नई चीजें हैं, जो एक तरह से बोल सकते हो आप, जो प्रूव्ड चीजें हैं, साइंटिफिक चीजें हैं, उनको ज्यादा लेकर आए, है ना। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द जेंडर एंड पावर रिलेशन इन एजुकेशन। तो हम पढ़ेंगे अभी जेंडर और पावर रिलेशन के बारे में एजुकेशन में। सो जेंडर इनइक्वालिटी हमें जो देखने को मिलती है एजुकेशन में, सबसे पहले जेंडर्ड एक्सपेक्टेशन।
हमारी एक तरह से एक्सपेक्टेशंस बन जाती है कि गर्ल्स से अलग एक्सपेक्टेशन है, बॉयज से अलग एक्सपेक्टेशन है, कि गर्ल्स अगर अगर पढ़ेंगी नहीं तो उनकी शादी कर दी जाएगी, बॉयज नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें एक तरह से बोल देंगे कि आप जाओ अपनी जॉब करो, देखो, है ना। तो एक तरह से डिफरेंट एक्सपेक्टेशन बना दिए गए एजुकेशन के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, बिहेवियर के रिगार्डिंग, कि गर्ल्स जो हैं वो कुछ नहीं कर सकती, या फिर आप बोल सकते हो कि उनको कुछ करने ही नहीं दिया जाता, है ना, बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता कई सोसाइटीज में। तो और बॉयज के लिए क्या माना जाता है कि बॉयज जो है वो फ्रीडम है उनके लिए, वो ऐसा बिहेव कर सकते हैं, है ना। तो मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशंस बना रखी हैं लोगों ने, सोच बना रखी है कि ऐसे चीजें हो सकती है जेंडर के बेस पे। ओके, तो ये एक जेंडर इनक्वालिटी फेस करने को मिलती है। दूसरा, एक्सेस टू एजुकेशन, कि बहुत ज्यादा रीजन्स में क्या है, गर्ल्स को बैरियर फेस करना पड़ता है एजुकेशन के लिए, कि उनको एजुकेशन नहीं दी जाती, उनकी चाइल्ड मैरिज करा दी जाती है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब खाना पानी वगैरह बनाना, ये सब सिखा दिया जाता है, एजुकेशन से बिल्कुल वंचित रखा जाता है। और कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस की, कि उनके जो कल्चर में ये पढ़ाना और लिखाना है ही नहीं, तो इस वजह से उनको एजुकेशन भी नहीं मिल पाती। आफ्टर दैट इज जेंडर्ड करिकुलम, हमें ये भी देखने को मिलता है हमारे करिकुलम में, है ना। टेक्स्ट बुक और टीचिंग मेथड में ऑफन रीइंफोर्स स्टीरियोटाइप्स रादर देन चैलेंज देम। तो टेक्स्ट बुक में भी क्या है, जैसे बॉयज के बारे में ज्यादा, मतलब जो रिवोल्यूशनरी रहे ना, रिवोल्यूशनरी, उनमें बॉयज के बारे में, मतलब मैन के बारे में ज्यादा पढ़ाते हैं एज कम्पेयर टू विमेन, है ना। विमेन के बारे में ना बता के मैन के बारे में ज्यादा बताया जाता है, वो दिखाने के लिए कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट रही है ना। मेल ने हमारे लिए सोसाइटी में बहुत ज्यादा किया एज कम्पेयर टू फीमेल। तो जेंडर्ड करिकुलम भी देखने को मिलता है हमें, जहाँ पे मेल को ज्यादा डोमिनेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल, है ना। उसके बाद है हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो गर्ल्स एंड एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो स्टूडेंट्स हैं में एक्सपीरियंस जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो जो लड़कियां हैं और जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, है ना, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है जेंडर बेस्ड वायलेंस, कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक तरह से उत्पीड़नता फील कर, बुलिंग बुलिंग करते हैं, बदमाशी करते हैं ना, लिंग आधारित हिंसा करते हैं, और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है इन सबको। तो ये इनइक्वालिटीज देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी में। तो उसके बाद देखते हैं कि एड्रेसिंग जेंडर, अब हम जेंडर इनइक्वालिटी को कैसे क्रिटिकल एजुकेशन के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं, मतलब उसका सामना कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जेंडर सेंसिटिव करिकुलम लाके एनकरेजिंग कंटेंट दैट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करे, और जो स्टीरियोटाइप बना रखे है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती लड़के कर सकते हैं, उसको क्या करें, चैलेंज करें। ओके, उस और यहाँ ऐसे, चलो यहाँ पे मैं लड़की लड़के की बात कर रही हूँ, बट लड़के के लिए भी कुछ बना रखे कि लड़के रो नहीं सकते हैं ना, और लड़कियां रो सकती हैं, क्यों भाई, लड़कों में इमोशंस नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, ये इन स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करें, ऐसे हमारे अंदर, मतलब हमारी बुक्स के अंदर कुछ चैप्टर्स आने चाहिए, कुछ लेसन आने चाहिए, कुछ करिकुलम में ऐसा इंक्लूड होना चाहिए जिससे हमें इनइक्वालिटी का नहीं, इक्वालिटी के बारे में पता चले, है ना, कि दोनों को समान रूप से देखा जाता है। आफ्टर दैट इज सेफ एंड इंक्लूसिव स्कूल्स। तो ऐसे स्कूल्स बना दिए जाए जहाँ पे सभी लोगों को शिक्षा मिले, सभी बच्चों को शिक्षा मिले, टू प्रिवेंट हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन, की किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े, मतलब सभी के लिए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। आफ्टर दैट इज एनकरेजिंग फीमेल लीडरशिप, कि आप फीमेल को नेतृत्व में लाओ, है ना, महिला नेतृत्व को बढ़ावा दो, उनको स्टेम एजुकेशन में भी प्रमोट करो। स्टेम मतलब एस से साइंस, है ना, साइंस, और टी से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, है ना, तो और एम से मैनेजमेंट। तो उनको इनके फील्ड में भी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड दैट इज इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के फील्ड में भी उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो क्या कर सकती है, बीए ही कर सकती है, बीकॉम ही कर सकती है, वो इन फील्ड में भी जा सकते हैं। उनको लीडरशिप रोल्स दो, और एकेडमिक रिसर्च में पार्टिसिपेट करने का मौका दो, है ना। स्टेम नेतृत्व भूमिका और अनुसंधान में महिलाओं का समर्थन देना। ओके, उसके बाद है इंटरसेक्शनल जेंडर एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग हाउ जेंडर इंटरसेक्ट विद क्लास, एथनिसिटी एंड डिसेबिलिटी टू शेप एक्सपीरियंस। तो ये भी बताना क्रिटिकल एजुकेशन के थ्रू, कि ये भी समझना कि लिंग, वर्ग, जातीयता और विकलांगता के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। कि देखो, जो लड़कियां हैं, देखो, एक तो उन्हें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है, दूसरा अगर वो डिसेबल्ड है तो उन्हें वो वाला भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलेगा, तीसरा अगर वो लोअर कम्युनिटी से आते हैं तो उनको, मतलब उनको क्या है, वो एक तरह से पुअरेस्ट ऑफ पुअर माने जाते हैं ना, ऐसे लोग को, जिनको बहुत बिल्कुल ही कम फैसिलिटीज मिलती है, फिर मिलती ही है, समाज उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता ना। तो उनके खिलाफ बुलिंग करना, परेशान करना, गाली गलौज देना, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं हमारी सोसाइटी में। बट ये सारी चीजें हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इसका सामना कैसे कर सकते हैं, क्रिटिकल एजुकेशन के थ्रू, मतलब हम लोगों में ऐसी शिक्षा दें कि वो इन सब चीजों को फेस ना करें, बल्कि उनको क्या करें, उनके खिलाफ एक्शंस लें, है ना। तो ऐसी शिक्षा देना लोगों को या फिर बच्चों को।
आफ्टर दैट इज उसके बाद आता है एथनिसिटी। तो एथनिसिटी में क्या है, एथनिसिटी कल्चर और रेशियल पावर रिलेशन इन एजुकेशन। तो इससे कैसे हो सकता है ये, इसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। सबसे पहले तो करिकुलम बायसनेस में मैंने करिकुलम प्राइमली रिफ्लेक्ट डोमिनेंट कल्चर नरेटिव। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे करिकुलम, मतलब मोस्टली जो हम सिलेबस पढ़ते हैं उसमें क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय के बारे में दिया होता है ना, जाट के बारे में दिया होता है, सिख के बारे में दिया होता है। बट अगर हम बात करें जो डोमिन जो ऐसे कल्चर के लोग हैं जो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बारे में तो दिया ही नहीं होता हमारे किसमें, हमारे हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन में। और मार्जिनलाइज एथनिक ग्रुप के बारे में तो मेंशन ही नहीं किया था। तो डोमिनेंट कल्चर को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो करिकुलम बायसनेस देखने को मिलता है। आफ्टर दैट इज लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है स्टूडेंट में फ्रॉम माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जैसे कि जो बोलियां जो भाषाएं बहुत कम जगह पे बोली जाती है, वहां पे उनको बहुत ज्यादा एक तरह से बैरियर फील करने को मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो बाधाएं आती हैं पढ़ने में, है ना। कि अगर उनकी जो जैसे कुछ बोलियां ऐसी हैं, कुछ भाषाएं ऐसी है जो नॉर्मल जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं को आती है, बट वो वहाँ पे इतने पढ़े नहीं होते। तो इसलिए जो हमारे या नॉर्थ इंडिया के या साउथ इंडिया के लोग जाके वहाँ पे पढ़ाते हैं किसी ऐसे देश, किसी ऐसे स्टेट में जहाँ पे नॉर्मल लोगों के बीच ही बोली जाती है, तो उसकी वजह से क्या है, पढ़ाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और उनको पढ़ने में भी दिक्कत आती है। और उनको क्या फेस करना पड़ता है, स्ट्रगल ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट। उनको सपोर्ट भी नहीं मिल पाती है ना मल्टीलिंगुअल लर्निंग में। आफ्टर दैट इज स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडाइज, मतलब रूढ़िवादी धारणाएं और पूर्वाग्रह कि हमने पहले से ही बनाए रखे हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इसको भी क्या करना, कम करना। तो इसका एक तरह से ये क्या है, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटी में फेस डिस्क्रिमिनेशन, लोअर एक्सपेक्टेशन एंड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन स्कूल, कि उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका ही नहीं दिया जाता। उनको उनसे एक्सपेक्टेशंस भी कम रखी जाती है कि इनके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, ये अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ये लीडरशिप में नहीं आ सकते, है ना। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन उनको भी फील करने देखने को मिलती है। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज द क्रिटिकल एजुकेशन रोल इन एड्रेसिंग एथनिसिटी एंड कल्चर। अगर हम बात करें कि हमारी जो एथनिक है और हमारा कल्चर है उसमें क्रिटिकल एजुकेशन का क्या रोल है, तो क्रिटिकल एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग बना सकते हैं, मतलब इंटीग्रेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव हिस्ट्रीज एंड नॉलेज सिस्टम इन द करिकुलम। तो हम अलग अलग लोगों के बारे में इंक्लूड कर सकते हैं, सभी जो सोसाइटी में जो भी रिवॉल्यूशनरीज रहे हैं, जिन्होंने जिन्होंने भी सोसाइटी के लिए योगदान दिया है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उन सबको अपने करिकुलम में इंक्लूड करें हर क्लास में, ताकि क्या ना हो, ताकि हमारे जो एक तरह से एथनिक जो हमें डिस्क्रिमिनेशन या फिर कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है वो ना हो, है ना, वो नहीं हो। उसके बाद है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, कि अब हमने देखा है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में, बट उसको इम्प्लीमेंट कितना किया जा रहा है वो तो आप सबको भी पता है ना। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में तो है, बट लोगों को पता ही नहीं है, इंग्लिश ही बहुत कम आती है ना टीचर्स को, या फिर सिर्फ हिंदी के अलावा या फिर उधर की रीजनल लैंग्वेज के अलावा वो ज्यादा लैंग्वेज बोल ही नहीं पाते। बट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, मतलब मदर टंग को सपोर्ट करेंगे, है ना, इंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर बाइलिंगुअल एजुकेशन देंगे जिसमें 2 लैंग्वेजेस हो, है ना, 2 लैंग्वेजेस में एजुकेशन देंगे, तो इससे इंक्लूसिविटी बढ़ेगी, मतलब इससे जो शिक्षा का अधिकार है सब लोगों तक पहुंच पाएगा। आफ्टर दैट इज एंटी रेसिस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए, मतलब उसमें कोई भी नस्लवाद, है ना, नस्लवाद विरोधी शिक्षा मिलनी चाहिए, कि उसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर ब्लैक हैं तो आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपको ज्यादा बुलिंग कर फेस करने को मिलेगी, है ना, अगर आप व्हाइट है तो आपको गोरा 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 बोलने लग जाएंगे। तो हर तरह से सोसाइटी के अलग अलग एक तरह से परेशान करने के नियम से बना रखे हैं। सो अगर हम एंटी रेसिस्ट एजुकेशन देंगे, मतलब ऐसी एजुकेशन हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, है ना, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो लोग हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो उसके बारे में नहीं पता कर, नहीं उनको फील होगा ना, नहीं वो करेंगे। तो ऐसी एजुकेशन को मतलब क्रिटिकल डिस्कशंस करो अबाउट रेसिज्म, कॉलोनियल हिस्ट्रीज एंड सोशल जस्टिस मूवमेंट्स। जैसे कि हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ते हैं, है ना, नेल्सन मंडेला के बारे में, तो क्या है उनके बारे में कि वो उनकी जो रेसिज्म उनको ज्यादा फेस करने को मिला था, कितना ज्यादा, है ना, उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट बने, है ना, उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट बने। तो ये हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ाए जो हमें हमारे शिक्षा में एक तरह से आधार बन सकते हैं, हमारी क्रिटिकल एजुकेशन में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सनैलिटी को इंक्लूड करना चाहिए हमारी एजुकेशन में। आफ्टर दैट इज चैलेंजेस फेस बाय स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। अब आ जाते हैं हम डिसेबिलिटीज की तरफ। तो डिसेबिलिटीज में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, सबसे पहले तो एक्सक्लूजन फ्रॉम मेन स्ट्रीम एजुकेशन, मतलब जो मुख्य धारा की शिक्षा है उससे बहिष्करण एक तरह फेस करने को मिलता है डिसेबल्ड बच्चों को। मेन स्ट्रीम एजुकेशन मतलब
जो हमें प्रॉपर स्कूल में जो ये शिक्षा मिलती है ना, जो स्कूल्स में शिक्षा मिलती है उसमें इंक्लूसिव जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको नकार दिया जाता है, उनको उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। मैनी स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज आर प्लेस्ड इन सेग्रीगेटेड सेटिंग और डिनाइड एजुकेशन, या तो उनके उनको मना ही कर देते हैं या फिर उनको अलग ही रखा जाता है, क्लासरूम में भी नहीं रखा जाता। कहने को हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन है बट वो फॉलो बहुत कम करी जाती है। आफ्टर दैट इज लैक ऑफ एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर वो एजुकेशन लेने आ भी गए, उनको क्लास में बैठा बैठा भी दिया गया, बट क्या है, बट स्कूल में रिसोर्सेज ही नहीं है उनके मुकाबले, है ना, उनके लिए। सो लैक ऑफ रैंप, की रैंप नहीं है, सीढ़ियाँ स्टेयर्स ही बना रखी है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते, तो रैंप नहीं बना रखी है, मतलब जो बिल्कुल सीधा जाते हैं ना, जिसमें सीढ़ियाँ चढ़ने की जरूरत नहीं, वो व्हील चेयर के थ्रू जा सकते हैं। ब्रेल मटेरियल्स भी नहीं है कि जो जिनको दिखाई अच्छे से नहीं देता वो उससे पढ़ सके ना, तो ऐसे भी नहीं है, और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स भी नहीं मिलते हमें, है ना। तो इस वजह से क्या है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो अच्छे से आप बोल सकते हो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में। फिर है एबलिस्ट एटीट्यूड, की अक्षमताओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण, कि हम उनको ये समझ लेते हैं कि डिसेबल्ड है तो वो कुछ नहीं कर सकते। सोसाइटी की थिंकिंग बन जाती है कि डिसेबल्ड है तो दे कांट डू एनीथिंग, है ना, दे कांट डू एनीथिंग, ये कुछ नहीं कर सकते समाज के लिए, ये सिर्फ एक तरह से बोझ है। तो ऐसा समझ लेते हैं, सोसाइटल परसेप्शन ऑफन व्यू डिसेबिलिटी एज अ डेफिशिएंसी, कि वो डेफिशिएंसी की तरह देखते हैं उसे कि इनमें तो कमियां भी, कुछ नहीं कर पाएंगे, रादर देन अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग लाइफ। बल्कि वो क्या होता है, वो अलग तरह से उस लाइफ को जी रहे हैं। जैसे आपने किसके बारे में सुना होगा शीतल के बारे में, शीतल देवी, है ना, जो आर्चरी में पैरा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लाई थी, पेरिस ओलंपिक्स में, पेरिस पैरा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। अब बीबीसी ने उन्हें क्या दिया, अवार्ड दिया है, मोस्ट, एक बोल सकते हो वैल्यूएबल प्लेयर, या फिर जो सबसे अच्छा प्लेयर माना गया है, वो बीबीसी ने उनको एक तरह से अवार्ड दिया है ना, परफॉर्मिंग स्टार के नाम से शायद। सो मतलब आप ये देखो कि वो इतना ज्यादा डिसेबल्ड होके, उनके तो हाथ ही नहीं है ना, फिर भी वो धनुष चला रही है, मतलब आर्चरी कर रही हैं, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना, मतलब शिक्षा में ऐसे लोगों के बारे में पढ़ाना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसी के बारे में देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो क्रिटिकल एजुकेशन कैसे प्रमोट कर सकती है इंक्लूजन फॉर डिसेबल्ड लर्नर। सबसे पहले तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, कि आप क्या करो, यूनिवर्सल डिजाइन करो लर्निंग, मतलब सभी के लिए शिक्षा बनाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो नॉर्मल लोग हैं उन्हीं के लिए, डिसेबल्ड बच्चे या फिर जो भी जिस भी स्ट्रीम से आ रहे हैं सबके लिए सेम शिक्षा बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ, कि सबकी नीड्स को ध्यान में देखते हुए बच्चों को पढ़ाई करानी चाहिए। तो क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट दैट अकोमोडेट ऑल लर्नर, जिसमें सभी लर्नर को शामिल करा जा सके। ओके, उसके बाद है चैलेंजिंग एबिलिज्म, जो हम बोलते हैं ना कि ये किसी लायक नहीं है, क्षमता है इनमें, ये कर नहीं सकते, उसको चैलेंज करो। मतलब उसके लिए क्या पढ़ाओ, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है शीतल के बारे में, है ना। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स है जो हमें पैरालंपिक्स में से देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि एजुकेशन के जरिए हम पढ़ा के लोगों को, बच्चों को, ऐसे बच्चों को, है ना, हम उनको पढ़ाई में डाल के क्या कर सकते हैं, उनको और भी ज्यादा एबल्ड बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और वो हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो बोझ ही बन के बैठे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स इंक्लूड करना हमारे करिकुलम में। तो उनके बारे में बताओ, एजुकेटिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट अबाउट डिसेबिलिटी राइट एंड इंक्लूजन, की वो उनके राइट्स के बारे में, उनके इंक्लूजन के बारे में बताना। ठीक है। आफ्टर दैट इज एम्पावरिंग डिसेबल्ड वॉइस, सो एंश्योरिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज हैव सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग पावर इन एजुकेशनल पॉलिसीज। तो एजुकेशन पॉलिसीज में भी उनको लेकर आओ, है ना, उनके रिप्रेजेंटेशन दिखाओ, मतलब उनको भी सामने लेकर आओ, उनको लीडरशिप के रोल्स दो, ताकि वो भी क्या कर सके, अपना जो रोल है वो निभा सके, है ना, अपना रोल निभा सके हमारे सोसाइटी में, और लोगों को पता चले कि वो एक तरह से अपंग नहीं है वो, बल्कि उनका एक तरह से जीने का तरीका ही अलग है ना। तो ये, उसके बाद आते हैं फिफ्थ वन इज अ क्लास पॉवर्टी एंड एजुकेशन। तो क्लास पॉवर्टी और एजुकेशन पे क्या है, सो हाउ सोशियोनोमिक स्टेटस अफेक्ट एजुकेशन। तो सोशियोनोमिक स्टेटस है हमारा, वो कैसे अफेक्ट करता है हमारी एजुकेशन को। सबसे पहला लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल्स। तो हमारे पास क्वालिटी स्कूल्स ही बहुत कम होते हैं, अगर होते हैं तो उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है। तो पुअर लोग जो होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो उन स्कूल्स में जा भी नहीं पाते ना। तो प्राइवेट स्कूल्स को वेल्दी फैमिलीज ही अफोर्ड कर पाती है, और जो पुअर होते हैं वो नहीं कर पाते, है ना।
उसके बाद है हिडन कॉस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, की सरकारी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें भी कुछ ना कुछ खर्चे तो होते ही रहते हैं ना, खर्चे तो होते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस सच एज यूनिफॉर्म के, बुक्स के, ट्रांसपोर्ट के। तो उसकी वजह से भी लोगों को, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती। अर्ली ड्रॉप आउट्स की बच्चों को निकाल लिया जाता है ना, चिल्ड्रन फ्रॉम इम्पोवरिश्ड बैकग्राउंड, जो जिनमें जहाँ पे एक तरह से गरीब घर के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको निकाल लिया जाता है बीच में ही शिक्षा के ना। ऑफन लीव स्कूल अर्ली टू सपोर्ट देयर फैमिलीज फाइनेंशियली, तो उनको काम करने भेज दिया जाता है कि आप काम करो, हम आपको पढ़ा नहीं सकते, हम आपके खर्चे भी नहीं उठा सकते, तो उनको काम करने भेज दिया जाता है और उनको एजुकेशन से निकाल दिया जाता है। सो क्रिटिकल एजुकेशन रोल इन एड्रेसिंग क्लास एंड पॉवर्टी, अगर क्रिटिकल एजुकेशन का रोल देखें, सो इट हेल्प्स इन एडवोकेटिंग फॉर फ्री एंड इक्विटेबल एजुकेशन। अगर हम क्रिटिकल एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताएंगे तो वो अपने राइट्स के बारे में जानेंगे, और राइट्स के बारे में जानेंगे तो लिखा हुआ है हमारे एक्ट में कि रिजर्वेशन मिलता है, किसको रिजर्वेशन मिलता है 25%, दोज हु आर फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, है ना, जो जो गरीब परिवार से लोग हैं उनको 25% रिजर्वेशन मिलता है। सो एंड्योरिंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, की वो कर सकते हैं, वो एजुकेशन वो ले सकते हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल्स में भी जा सकते हैं इसके तहत 25% रिजर्वेशन के तहत। तो उनको उस चीज के लिए पढ़ाना। आफ्टर दैट स्कॉलरशिप एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड, कि उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सके, मील प्रोग्राम देना, और ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट फॉर स्टूडेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज, की हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सोसाइटी में लोगों को पढ़ाएंगे तो वो उनकी हेल्प करेंगे, जैसे एनजीओ जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ना गरीब बच्चों की, कि वो भी, उनको भी एजुकेशन मिल पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो ऐसे अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे, उनको एजुकेशन देंगे, तो वो भी समाज के लिए कुछ करेंगे। आफ्टर दैट इज रिवाइजिंग इकोनॉमिक सेंट्रिक एजुकेशन मॉडल, सो चैलेंजिंग द नोशन दैट सक्सेस इज सोली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल गेन, कि हमने ये देखा है कि जो अमीर जो लोग होते हैं वही प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, वही डॉक्टर बनते हैं, वही इंजीनियर बनते हैं। तो इस नोशन को, ये जो चली आ रही प्रथा सी है ना, जो लोगों ने समझ रखा है कि यही कर सकते हैं एमबीबीएस, यही एमबीए कर सकते हैं, तो उसको चैलेंज करो बाय बाय टेकिंग द जॉब, है ना, तो मतलब हम एजुकेशन के जरिए कर सकते हैं। तो चैलेंजिंग द नोशन दैट सोली डिपेंड ऑन फाइनेंशियल गेन एंड जॉब प्रोस्पेक्टस, कि आपके पास कैसी जॉब है उस पर डिपेंड करता है आपकी सक्सेस। इंस्टेड वैल्यूइंग कम्युनिटी वेलबिंग एंड कलेक्टिव एम्पावरमेंट, मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि आप कम्युनिटी वेलबिंग को तो नहीं मान रहे हो अच्छा, है ना, जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है उसको अच्छा नहीं मान रहे हो, बल्कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, जिसके पास ज्यादा जॉब अच्छी है उसको अच्छा मान रहे हो ना। तो मतलब जो लोगों के लिए काम कर रहा है उसको आप बोलते हो ये तो बेवकूफ है, ये क्यों कर रहा है, अपने लिए पैसे क्यों नहीं कमाता। सो उस चीज को चैलेंज करना, हमें ऐसा एजुकेशन मॉडल बनाना है जो इकोनॉमिक सेंट्रिक से, इकोनॉमिक पे ही बेस्ड ना हो, मतलब हम ये ना डिसाइड करें कि इसके पास ज्यादा पैसे तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत ज्यादा अच्छा है ना, इसके पास क्वालिटी एजुकेशन होगी, तो हम उससे किस पे ले आए, कम्युनिटी सेंटर्ड एजुकेशन पे ले आए, कि जो हेल्प कर रहा है वो ज्यादा अच्छा इंसान है ना। सो ये उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज द रिप्रोडक्शन ऑफ डिसएडवांटेज एजुकेशन। तो हम जो डिसएडवांटेज हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनको रिप्रोडक्शन मतलब उनको कैसे ला सकते हैं। तो हाउ डिसएडवांटेज आर रिप्रोड्यूस थ्रू एजुकेशन, तो हम उनको कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सो रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड स्कूल्स रिसीव फ्यूअर रिसोर्सेज देन एलीट इंस्टीट्यूशन। जो रूरल मतलब जो गांव के स्कूल्स होते हैं, आपने देखे होंगे हरियाणा में स्कूल्स है, बाकी जगह पे यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, तो वहाँ पे क्या है कि मार्जिनलाइज स्कूल्स है ना, मतलब मार्जिनलाइज स्कूल्स और रूरल स्कूल्स में बहुत कम फैसिलिटीज देखने को मिलते हैं, रिसोर्सेज भी पूरे नहीं देखने को मिलते। और जो इलीट इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े बड़े स्कूल्स है, जो शहर में स्कूल है, जैसे गुरुग्राम की हम बात कर सकते हैं, है ना, गुरुग्राम की बात कर सकते हैं, रोहतक की बात कर सकते हैं, है ना। तो जो जैसे इंदौर की बात करें, तो जो सिटीज हैं वहाँ के स्कूल्स देखेंगे तो वो एज कम्पेयर टू जो रूरल है, रूरल और मार्जिनलाइज स्कूल्स है, उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज है, किनके पास, इलीट इंस्टीट्यूशन के पास। बट रूरल मार्जिनलाइज के पास फैसिलिटीज नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है। ओके, फिर है ट्रैकिंग एंड स्ट्रीमिंग। तो ट्रैकिंग एंड स्ट्रीमिंग मतलब स्टूडेंट्स फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड्स आर ऑफन प्लेस्ड इन एडवांस एकेडमिक ट्रैक। तो जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से, मतलब जो अमीर घराने से जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको एकेडमिक में ज्यादा अच्छा माना जाता है, वाइल डिसएडवांटेज स्टूडेंट आर प्लेस्ड इन वोकेशनल ट्रैक विथ फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज। तो डिसएडवांटेज ग्रुप को कहाँ पे भेजा जाता है, वोकेशनल ट्रैक पे, मतलब आप एजुकेशन के अलावा और चीजें करो, खेलो कूदो, मतलब आप एजुकेशन के अलावा और चीजें जैसे डांस वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें करो ना, एजुकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता। बट अगर ये भी करें अच्छी बात है, बट उनके पास फिर भी फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होती बल्कि, है ना। तो सभी स्कूलों में शिक्षा संसाधनों
का उचित आवंटन सुनिश्चित करना, है ना, तो ये भी जरूरी है। ओके, फिर है उसके बाद है ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज थ्रू क्रिटिकल एजुकेशन। तो अभी हमें डिसएडवांटेज की साइकिल को कैसे तोड़ सकते हैं क्रिटिकल एजुकेशन के थ्रू। सो इक्विटेबल फंडिंग मॉडल, तो हमें सभी को समान, सभी स्कूल्स को, सभी इंस्टीट्यूशंस को समान हमें फंड देना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को एक जितना फंड उन्होंने रूरल के लिए दिया उतना ही उन्हें सिटी वाले स्कूल्स के लिए देना चाहिए। एंश्योरिंग फेयर एलोकेशन ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेज टू ऑल स्कूल्स, ठीक है। सही, करप्शन नहीं होना चाहिए उसमें, है ना, करप्शन नहीं होना चाहिए, सभी को सेम एक तरह से फंड मिलना चाहिए। आफ्टर दैट इज एम्पावरिंग क्रिटिकल थिंकर्स, क्रिटिकल थिंकर्स को एम्पावर करो, मतलब एनकरेजिंग स्टूडेंट टू क्वेश्चन एंड चैलेंज द स्ट्रक्चर दैट मेंटेन इनइक्वालिटी, की जो इनइक्वालिटी वो फेस कर रहे हैं उनको बढ़ावा दो कि अगर आप ये इनइक्वालिटी फेस कर रहे हो तो आप इसके लिए आपके राइट्स हैं, है ना, आप जा सकते हो कोर्ट में, इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों को सिखाओ, बच्चों को क्रिटिकल थिंकर बनाओ कि ऐसे ही उत्पीड़नता को फील मत करो, मतलब फेस मत करो, ऑपरेशन को फेस मत करो, आपके अधिकार हैं उससे वाकिफ हो एजुकेशन के जरिए और उनको यूज करो अपनी अपनी लाइफ में। अगर आपको कहीं पे भी क्या देखने को मिलता है, कहीं पे भी असमानता देखने को मिल रही है। ओके, उसके बाद है कम्युनिटी लेड एजुकेशन, तो एंगेजिंग लोकल कम्युनिटी इन शेपिंग स्कूल पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो लोकल कम्युनिटीज को भी लो कि वो जो पॉलिसीज हैं उसमें उनका भी रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में भी, है ना। तो कम्युनिटी को ज्यादा लो, ना कि इकोनॉमिक जो लोग हैं उनका ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, तो एक कम्युनिटी में ज्यादा होना चाहिए। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट वन इज रियलाइजिंग ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल थ्रू क्रिटिकल एजुकेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ह्यूमन पोटेंशियल कैसा है वो क्रिटिकल एजुकेशन के थ्रू देख सकते हैं। सो ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल क्या है, इट मीन्स रेफर्स टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, allowing them to think critically, act ethically and contribute meaningfully to society beyond just economic productivity। तो ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल बेसिकली क्या है, जब इंसान का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए, मतलब वो सिर्फ पैसों की तरफ ही ना भागे, वो सोसाइटी का उद्धार करने के लिए भी काम करे, है ना। मतलब वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वो और क्या करे, वो करे कि वो क्रिटिकली थिंक करे, मतलब सोचे लोगों के बारे में, है ना, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सोचे, सोसाइटी के बारे में सोचे, एथिकली वो सही होना चाहिए, मतलब वो जो विचार है उसके जो नैतिक मूल्य हैं उनको भी उनके हिसाब से सोचे और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे, है ना। तो इमोशनली भी वो डेवलप्ड हो। तो ट्रू पोटेंशियल कौन है, ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल कौन है, जिसके पास ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, कि वो होलिस्टिकली डेवलप्ड है, वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, तो ये होलिस्टिकली में ये सारी चीजें आ गई, है ना। सिर्फ वो इकोनॉमिक तरह से उसका विकास नहीं हो, मतलब उसके पास बस वो रिच ना हुआ हो, है ना। सिर्फ रिच के अलावा वो, जैसे कि आप नाम ले सकते हो सर रतन टाटा का, है ना, रतन टाटा सर का। तो रतन टाटा ने कितना ज्यादा, वो रिच भी थे बट उन्होंने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, पुअर लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, तो उन्होंने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो हमें ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल को समझने की जरूरत है, ऐसे लोगों को अपने करिकुलम में इंक्लूडेड करने की जरूरत है जिन्होंने सच में सोसाइटी के प्रति कुछ किया है। ओके, उसके बाद आते हैं हाउ क्रिटिकल एजुकेशन हेल्प रियलाइज ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल। तो क्रिटिकल एजुकेशन कैसे रियलाइज करा सकती है ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में, जस्ट अ मिनट। तो ये कैसे करा सकती है, पहले तो डेवलपिंग क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्म देयर वर्ल्ड रादर देन जस्ट टू अडेप्ट इट, कि बच्चों को ये सिखाएं, टीचर्स, है ना, टीचर्स एनकरेज करें बच्चों को कि आप क्या करो, एनालाइज करो, ट्रांसफॉर्म करो चीजों को, अगर आपको कुछ गलत लग रही है तो आप उसमें बदलाव लाओ, है ना। उसके उसके जैसे में ढलने की जरूरत नहीं है कि जैसा चल रहा है बस वैसे ही होने दो, नहीं। अगर आपको कोई इनइक्वालिटीज फेस करने को मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ, है ना, ट्रांसफॉर्म लाने की कोशिश करो एजुकेशन के जरिए। फोस्टरिंग एम्पैथी एंड सॉलिडेरिटी, कि सब लोग एक साथ मिलकर बने रहें, और एम्पैथी फोस्टर करो कि लोग अपने दूसरों के इमोशंस को अपने इमोशन समझे, है ना, अपने एक तरह से उनको अपनी जगह रख के देखें। ओके, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड जस्टिस, कि ऐसा कल्चर प्रमोट करो एजुकेशन के जरिए कि जहाँ पे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और जस्टिस हो वहाँ पे, है ना, न्याय हो, न्यायवादी चीजें हो। आफ्टर दैट इज बिल्डिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स, कि ऐसी स्किल्स बिल्ड करो जो इंसान के हर जीवन पर्यंत काम आए, है ना। एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी, कि जो भी चीजें समाज में हो रही है उसको उसके बारे में जानकारी हो। क्रिएटिविटी एनकरेज करो,
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनकरेज करो बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन। सिर्फ उन्हें किताबी शिक्षा नहीं देनी, बल्कि उन्हें किसके बारे में बताना है, लोगों के बारे में बताना है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारी सोसाइटी में पॉजिटिवली, है ना, हमारी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, हमारे नेशन डेवलपमेंट को भी मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। ऐसे लोगों के बारे में पढ़ाना और ऐसी उनमें स्किल्स डेवलप करना कि वो भी यही काम करे, वो भी अच्छे काम करे, जिससे वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी लेड सोसाइटी बना सके। ओके, जो कम्युनिटी पे डिपेंड हो, कम्युनिटी पे बेस्ड हो। आफ्टर दैट इज चैलेंजिंग ऑपरेसिव सिस्टम। तो ये जो उत्पीड़नता जो हमें फेस करने को मिलती है, उत्पीड़नता, है ना, उसको चैलेंज कर सके, वो उनको सहे ना। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, कि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बने इन डेमोक्रेसी एंड सोशल चेंज, कि जो भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करे, मतलब उनको वोटिंग का अधिकार बताओ कि आप वोट दे सकते हो, आप अपने लीडर को चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पे गलती हो रही है तो आप अपने पसंद से लीडर को चूज कर सकते हो, आप अपनी आवाज उठा सकते हो, उनके राइट्स के बारे में बताओ कि उनके क्या राइट्स हैं। तो ये सारी चीजें, सोशल चेंज के लिए वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में बच्चों को बताना। सो ये ठीक है, क्रिटिकल एजुकेशन के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, है ना, ये थी आज की हमारी वीडियो। थोड़ी लंबी थी, बट हमने एक पॉइंट जो है वो पूरा समझ लिया है। मैंने सोचा कि अगर अलग अलग वीडियो बनाने की जगह मैं एक ही वीडियो बना दूं, पूरे पॉइंट एक ही, क्योंकि सिमिलर सा ही टॉपिक था सारा। सो हमने क्या पढ़ा कि क्रिटिकल एजुकेशन जो है वो कैसे हमारी जो हमें जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है जेंडर बेस पे, है ना, जेंडर बेस पे आप बोल सकते हो, रेसिज्म हमें जो फेस करने को मिलता है ना, एथनिसिटी के बेस पे हमें जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है, डिसेबिलिटी के बेस पे, है ना, डिसएडवांटेज सेक्टर, डिसएडवांटेज की वजह से, सोशियो इकोनॉमिक की वजह से, है ना। तो ये कैसे हमें फेस करने को मिलता है, क्रिटिकल एजुकेशन से हम इनको कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे उनको हटा सकते हैं सोसाइटी से, है ना, लोगों की जो रूढ़िवादी सोच है उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, उनको कैसे चैलेंज कर सकते हैं क्रिटिकल एजुकेशन की वजह से। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमने पढ़ा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, है ना। कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो, इसी में नहीं, अगर आपको बाकी किसी में भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। डू कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। और देखो, मैं ये नहीं चाहती कि शुरू में ही मैं आपको ये बोलूँ कि आप सब्सक्राइब करो, आप ये करो, वो करो, नहीं। मेरा शुरू में मकसद होता है कि पहले पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है वो करा दूं, उसके बाद फिर मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है, तो वो मेरा फर्ज है, एक तरह से आप बोल सकते हो मेरी ड्यूटी है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए ऐसे ही बनाती रहूँगी डेली, डे बाय डे। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नहीं किया है अभी तक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।